नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग और इस समय हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आज की बड़ी बहस का सवर्णों का आरक्षण। सामान्य वर्ग को आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा की जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 17वां दिन है और मंगलवार को लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया और उस पर अभी चर्चा की जा रही है। और सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की स्पीकर है, उन्होंने 6 बजे का टाइम होने के बाद भी समय में थोड़ी सी और वृद्धि की है ताकि आज ही ये बिल पास हो जाए या अपने अंजाम तक पहुंच जाए, क्योंकि शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है। वहीं सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बिल के लिए समय तय किया गया था। इस पर स्पीकर ने कहा कि समय तक करना है और ये चेयर का काम है और आप लोग सहमत हो तो 2 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को हम बढ़ा देते हैं और इसीलिए इस कार्रवाई को सदन की बढ़ा दिया गया है। वहीं हम बात करें थावरचंद गहलोत की, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने का अधिकार होगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र की नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि पहले भी इस तरह का आरक्षण देने की कोशिश की गई थी, लेकिन संविधान में संशोधन के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। मंत्री ने कहा कि संविधान में बदलाव के जरिए ही आरक्षण देना मुश्किल है ताकि बाद में कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती नहीं दे सके। तो आज की हमारी बड़ी बहस में सबसे बड़ा मुद्दा है सवर्णों का आरक्षण। क्या होगा इस जो चर्चा लोकसभा में जो इस समय चल रही है, सभी अरुण जेटली की भी हमने बात सुनी। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की जो बात कही थी वो सीमा सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जातियों के लिए थी। वो जो अदर जो क्लासेस हैं, जो जनरल कैटेगरी के जो गरीब हैं, वो उन पर लागू नहीं होती। इस बड़ी बहस में हमारे साथ हैं हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी। प्रवीण जी, इस समय भी लोकसभा में लगातार बहस जारी है, तो आपको क्या लगता है कि किस और रुख करेगी ये बहस? क्या सभी लोग, जितने भी वहां पर विधायक हैं, अधिकतर पार्टियों ने इस चीज का समर्थन करा है, इस बिल का समर्थन करा है, फिर भी कोई छुटपुट नेता है जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर सभी विपक्षी पार्टियां जो एक तरीके से मोदी को घेरने के लिए महागठबंधन की तैयारी कर रही है, वो भी अचानक से इस बिल के समर्थन में आ गई, इस चीज के क्या कारण हो सकते हैं? और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बिल है क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं? उमंग, सबसे पहले तो एक ये पूरी तरीके से राजनीतिक मसला है जी। सवर्णों को आरक्षण की मांग का समर्थन लगभग सभी दल करते हैं, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है। और इसकी एक मुख्य वजह है कि भारत के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उसमें 31% हिस्सा सवर्णों का है जी। इस 31% में से लगभग आधा जो है वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है और बाकी आधे में अधिकतर शेयर जो है वो कांग्रेस के पास जाता है। और इसी वजह से यही तय हो जाता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सवर्णों के आरक्षण के समर्थन में ही खड़े दिखाई देंगे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जैसे दल, आम आदमी पार्टी जैसे दल भी सवर्णों के आरक्षण की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े तबके को कोई भी नाराज नहीं करना चाहता जी। तो उमंग, कुल मिला के ये सब कुछ लोकसभा के 2019 के चुनाव को देखते हुए चुनावी चौसर जमाने की बात है और इसे भाजपा के अंदर खाने में लोग मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं। प्रवीण जी, जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में बहुत एक बड़ी हार भाजपा को देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं उसकी एक वजह अन्य जो जातियां हैं, भले ही वो राजपूतों का विरोध हो या किसानों का या बेरोजगारों का विरोध है, तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है और किसान की कर्ज माफी और बेरोजगारी का भत्ता उनके सबसे बड़े हथियार के रूप में उनके काम आए हैं और वो इसको लागू भी कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए भाजपा ने, वाकई में आपने सही कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो इसके क्या मायने निकल सकते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्या भाजपा गवर्नमेंट को और मोदी को इस चीज का कुछ बहुत बड़ा फायदा मिलेगा या इसके कुछ दूसरे ही इसमें देखे जा सकते हैं, दूसरे अंजाम इसके हो सकते हैं? देखिए उमंग, अगर भारतीय राजनीति के इतिहास में जाया जाए जी। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर पिछड़े वर्ग को सबसे बड़ा आरक्षण देने वाले, ओबीसी को आरक्षण देने वाले वीपी सिंह
इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद अगला चुनाव नहीं जीत सके थे। अब 27% का आरक्षण देने के बाद अगर वीपी सिंह वापस नहीं लौटे थे तो कोई गारंटी नहीं है कि 10% का आरक्षण सवर्णों को देने के बाद मोदी की वापसी, अगर वो जा रहे हैं तो मोदी की वापसी इस मुद्दे पर हो। सवाल ये त्रासदी है भारतीय लोकतंत्र की कि जिस प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि वो 2 करोड़ रोजगार हर साल देगा, यानी अब जब 5 साल खत्म हो रहे हैं मोदी सरकार को तो अब तक 10 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे। हुआ इसका उल्टा, रोजगार लोगों के खत्म हुए, नोटबंदी जैसे कदम उठाए गए, छोटे उद्योग खत्म हुए। ऐसे में नरेंद्र मोदी जबकि 100 से अधिक सभाओं का पूरा प्लान तैयार करके उसको एग्जीक्यूट करने में लग रहे हैं, तो उन्होंने, आपको ध्यान होगा, यह कहा था कि मैं अपने 5 साल का हिसाब देकर जाऊंगा जनता को। तो अब नरेंद्र मोदी को एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जिससे कि जनमानस में एक बार फिर वो फील गुड फैक्टर आए जो कि उनके 2014 में सत्ता संभालने के वक्त था। और इसीलिए 10% आरक्षण का ये जो मुद्दा है इसे उछाला गया है। सभी दल इसका समर्थन करेंगे। अगर आंकड़ों की बात करूं उमंग, तो इसके लिए लोकसभा में सिर्फ 349 जो वोट हैं वो इसके समर्थन में चाहिए, वहीं राज्यसभा में सिर्फ 163। ये दोनों बिल्कुल तय हैं, आज ये पास हो जाएगा और इसके बाद संशोधन जो संविधान में वो होकर के, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर थोड़े गहराई से समझें जी, सरकार ने जो 49.5% आरक्षण पहले से है, उसमें जो आरक्षण है वो निजी क्षेत्र पर लागू नहीं है, जबकि आज जो संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है ये निजी क्षेत्र पर भी लागू होगा। अब सवाल यह है कि इस हकीकत से हम सब वाकिफ हैं कि निजी क्षेत्र में ऑलरेडी सवर्णों को एक बहुतायत में नौकरियां मिलती हैं, तो ये 10% एक तरीके से जनता की, सवर्ण जनता की जेब में पड़ी हुई लॉलीपॉप को निकाल के गिफ्ट के रूप में देने का काम हो रहा है, अगर आप इसको ठीक से समझे तो। उमंग, तो प्रवीण जी, जिस प्रकार से सवर्णों के लिए तो 10% आरक्षण की बात कर दी गई है, वहीं ओबीसी तबका भी 54% रिजर्वेशन की मांग कर रहा था, जो कि सरकार अभी तक नहीं दे रही थी। तो इस चीज की भी क्या गारंटी है कि ओबीसी तबका, और जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो गुर्जर भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही काफी बार रेल मार्ग व सड़क मार्ग जाम कर चुके हैं, तो अगर ये बिल पास होता है तो इन दोनों ही जातियों में, ओबीसी वर्ग में और गुर्जर जातियों में, इनका क्या आगे का रुख रह सकता है और इस बार की लोकसभा की राजनीति किस ओर मुड़ सकती है? बिल्कुल उमंग, आपने बहुत ही जो एकदम ज्वलंत बात है वो उठाई है। देखिए, ये संशोधन बिल पास होने के बाद में न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी ये अधिकार हासिल हो जाएगा कि वो इस संशोधन के बलबूते पर आरक्षण लागू कर सकते हैं। यानी गुर्जर आरक्षण की जो राह है वो सुगम हो जाएगी। अभी इस संशोधन को यहां पास होने के, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद देश की आधी विधानसभाओं यानी 17 विधानसभाओं में कम से कम पास होना है, तब जाकर ये कानून बनेगा। और ये सारा काम लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर सभी जो केंद्र सरकार है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राज्यों में या भाजपा की हो, सभी सरकारें इसे पास कर देंगी। कोई भी जनता के सामने विलन के रूप में नहीं आएगा, इसमें रुकावट नहीं बनेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये जो सवर्णों के 10% आरक्षण से बात शुरू हुई है, जाएगी कहां तक? जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ओबीसी वर्ग ने अपने 27% को दुगना करके 54% आरक्षण की मांग रख दी है, जो कि उनकी आबादी के अनुपात में वो ठीक मानते हैं। अब ये बात सिर्फ शुरू हुई है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जर है, उसी प्रकार से कई छोटी छोटी जातियां हैं देश के अलग अलग प्रदेशों में। अब वहां के जो जागरूक छोटी जातियों के नेता हैं वो खड़े होंगे और अब लोकसभा चुनाव के वक्त बड़े दलों को रैंसम पे रखकर अपनी मांगे मनवाने का वो प्रयास करेंगे। जी, तो प्रवीण जी, जिस प्रकार से ये जो और भी जो जातियां हैं वो भी अब अलग अलग हो सकता है वो बिल्कुल अपने आरक्षण की मांग करें, और मोदी सरकार ने, या यूं कहें कि भाजपा के थिंक टैंक ने ये एक तरीके से बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि इस समय किसान कर्ज माफी और राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस व अन्य पार्टियां बहुत जोरों शोरों से उठा रही थी। तो क्या इस सवर्णों के आरक्षण के मुद्दे की वजह से राम मंदिर और किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा दब जाएगा? देखिए, ये सबसे बड़े मजाक की बात यह है कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री जो है सड़क परिवहन के नितिन गडकरी खुलेआम बयान देते हैं कि
अरे भाई सरकारी नौकरियां हैं कहां पर जी। और दूसरी ओर सरकार 10% का झुंझुना दिखा रही है जनता को। तो सवाल यह है कि जब ये आरक्षण नहीं था तो भी नौकरी नहीं थी, अब ये आरक्षण लागू कर देंगे और नौकरियां तब भी ना हुई तो फिर सवर्णों का इसका लाभ आखिर मिलेगा कहां से? यही बात दूसरी जातियों को भी समझनी होगी कि बेशक वो आरक्षण ले लें, लेकिन सरकारी नौकरियां दिन ब दिन कम हो रही हैं। ऑटोमेशन जिस हिसाब से ज्यादा बढ़ रहा है वैसे वैसे सरकारी नौकरियां और कम होंगी। ऐसे में ये जो आरक्षण है ये सिर्फ एक, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, झुंझुने के सिवा कुछ नहीं, जिसे आप बजाते रहिए, इसका असल धरातल पर कोई बहुत असर होने वाला नहीं है। यह चुनावी मुद्दा इसलिए है क्योंकि आरक्षण के आधार पर राजनीतिक दलों की रोटियां सिकती हैं, आरक्षण के आधार पर छुटभइये नेताओं की दुकानें चलती हैं और इसीलिए सभी लोग इस राग जो दरबारी है आरक्षण की उसको गाने में लग गए हैं। लेकिन एक बात तय है, सवाल यह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव क्या बेरोजगारी के नाम पर होगा, क्या किसानों के उत्थान के नाम पर होगा, क्या मोदी सरकार के किए हुए वादों पर सवाल जवाब होंगे, क्या राफेल का मुद्दा आरक्षण के मुद्दे से दब जाएगा? ये वो ज्वलंत सवाल हैं जिनका जवाब जनता को या मीडिया को देखना चाहिए, बजाय इसके कि आरक्षण जो 10% का सवर्णों के लिए रखा जा रहा है उस पर कोई बहुत बड़ी बहस के बजाय, क्योंकि कोई राजनीतिक दल इस पर बहस नहीं करेगा। उमंग जी प्रवीण जी, ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सवर्णों को नाराज नहीं करना चाहेगा। सवर्णों क्यों, वो किसी भी जाति को नाराज नहीं करना चाहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि SC/ST एक्ट में जो संशोधन बिल लाकर सवर्णों को कहीं ना कहीं भाजपा ने नाराज करा था और हम इसका परिणाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देख चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और कहीं ना कहीं बिहार में भी जब इनकी हार हुई थी और तभी से ऐसा लगता है कि आरक्षण खत्म करने की जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम लग गया था। तो यही जो सवर्णों का आरक्षण का जो बिल है, ये उसी कड़ी में एक सबसे बड़ा एक बीजेपी को अपने जीत का रास्ता इसमें दिख रहा है कहीं पर। देखिए उमंग, असल में जब ये विधानसभा चुनाव परिणाम आए और इसमें भाजपा को सफलता नहीं मिली और बल्कि कांग्रेस ने सरकारें बना ली राज्यों में, तो भाजपा में अंदर खाने में जब चर्चा शुरू हुई तो चिंता के विषय एक से अधिक थे। सबसे पहले उनसे किसान नाराज, दूसरे नंबर पर उनसे सवर्ण जातियां दूर छिटक रही थी SC/ST संशोधन के वजह से, तीसरी बात बेरोजगारी की वजह से नौजवान खिलाफ, जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक था नरेंद्र मोदी का 2014 में। ऐसे में अपने वोट बैंक को वापस से बटोरना, क्योंकि पिछली बार हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था, इसलिए उस प्रदर्शन को दोहराना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट थे वो असल में दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत से लाने थे। इन जगहों पर MP सीट्स जीतकर उनको इस बार के नुकसान की, यूपी बिहार की नुकसान की भरपाई करनी थी। तो ये अब पहला कदम है। राम मंदिर की बात करके वो अपने हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। अब उन्होंने 10% सवर्ण आरक्षण की बात करके जो उनका कोर वोट बैंक है, देश की 31% आबादी जो है सवर्णों की, उस पर उन्होंने टारगेट किया है। आप देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बयान दे चुके हैं कि हम बहुत जल्द किसानों को राहत के लिए कुछ करने वाले हैं। तो जो जहां जहां से किले की ईंटें सरकी थी विधानसभा चुनाव में, उसकी मरम्मत का ये काम चल रहा है। तो इसलिए आप अभी ये 10% आरक्षण का मसला जो है वो चर्चा में है। निकट भविष्य में किसानों को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणा नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पे करेंगे और अपने किले को 2019 में अभेद्य बनाए रखने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर भाजपा सरकार और देश में भी युवाओं के अंदर और जो भी पढ़ा लिखा जो एक वर्ग है, भले ही वो किसी भी जाति का हो, उनमें ये चर्चा चलती है कि जिस प्रकार से GST को लागू करा गया और सभी प्रकार के जो टैक्स थे उनको खत्म करके सिर्फ एक टैक्स किया गया, तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण का जो ये दैत्य है, जो इतना महाविकराल ये रूप ले चुका है, तो सभी पार्टियों को अलग अलग जातियों को आरक्षण ना देने के बजाय एक ही आरक्षण रखना चाहिए, वो भी आर्थिक आधार पर। तो पार्टियां ये क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इसमें सभी जातियां शामिल हो जाएंगी, इसमें उनको कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो फिर अलग अलग आरक्षण खत्म करके सिर्फ एक ही आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए उमंग, भारत में जाति व्यवस्था कोई चाहे कितना भी गाली बके इस व्यवस्था को, लेकिन ये कड़वा सच है। यहाँ जब भी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी जाति और उसका मजहब जो होता है वो महत्व ले लेता है।
पूरी जिंदगी उसकी, जो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि रोटी और बेटी का व्यवहार, आज भी ये माना जाता है कि अपनी ही जाति अपने ही धर्म में हो। ऐसे में राजनेता इस हकीकत को न समझे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए जातिगत व्यवस्था का लाभ वो जितना ले सकते हैं वो लेते हैं और लेते रहेंगे। आम जनता भी अपनी जातीय धर्म का जो मुद्दा आता है तो राष्ट्रीय मुद्दों को गौण कर देती है और इन्हीं को महत्व देती है। उमंग जी प्रवीण जी, लेकिन अगर ये आरक्षण का बिल ये पास हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं देश में एक नई बहस ना छेड़ दे और अलग अलग जो जातियां, मैं वापस अपने उसी सवाल पे आता हूं, जो देश में और भी जो अलग अलग जातियां हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जातिगत भेदभाव पैदा हो जाएगा। अभी तक अगर हम देखा जाए तो सवर्ण जातियां कहीं ना कहीं एक थी, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो उनमें फिर होड़ लग जाएगी कि हमारी जाति में सबसे ज्यादा गरीब कौन है। राजपूत बोलेंगे कि हम ज्यादा गरीब हैं, ब्राह्मण बोलेंगे हम ज्यादा गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिल के मास्टर स्ट्रोक खेलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा के थिंक टैंक ने एक नई बहस को तो जन्म नहीं दे दिया है। उमंग, इससे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं, ये जो 10% आरक्षण है ये कहां बैकफायर करेगा। जी, इस संशोधन विधेयक के जरिए कहा यह गया है कि 8 लाख रुपए साल की जो आय है, सालाना आय वाले लोग इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। आप और मैं इस हकीकत को अच्छे से जानते हैं कि 8 लाख रुपए सालाना भारत में कमाने वाला व्यक्ति किसी भी दृष्टि से गरीब नहीं हो सकता जी। उसके पास अपने 2 जून खाने की रोटी होती है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे होते हैं, उनकी दवा और उनके इलाज के लिए उसके पास में साधन होते हैं, उसके घर में वॉशिंग मशीन होती है, कलर टीवी होता है। ऐसे में उस 8 लाख कमाने वाले व्यक्ति को जब उसके बच्चे पढ़ लिख कर इस 10% आरक्षण का लाभ लेंगे और वो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए साल कमाने वाला व्यक्ति जो कि छोटा कोई काम करता, मजदूरी करता और सवर्ण है, वो जब उन्हें तरक्की करते देखेगा तो ये सवर्ण समाज ही आपस में बटेगा। ये कदम, मैंने आरक्षण की व्यवस्था ही कुल मिला के जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो वंचित है उन्हें मिलना चाहिए। 8 लाख की सीमा ने इस पूरे के पूरे कदम को पूरी तरीके से राजनीतिक कर दिया। उमंग जी बिल्कुल प्रवीण जी, ये बिल्कुल सही बात है कि 8 लाख सालाना परिवार की इनकम, यानी कि उस परिवार में करीब 66,000 रुपए हर महीने इनकम आ रही है। तो अगर जिस व्यक्ति के पास में 66,000 आ रहे हैं उसको तो वाकई में आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अभी भी SC ST OBC में जिस भी जाति के पास में आरक्षण है और जिन लोगों के लिए आरक्षण जरूरी है उन तक तो ये अभी भी नहीं पहुंच पाया है। तो मोदी सरकार ने 10% आरक्षण देकर वापस से वही बहस एक सवर्ण समाज में भी कर दी है। मैंने जो अभी आपको बात कही उमंग, वो बहुत गौर करने लायक है। आप कल्पना कीजिए, एक सवर्ण, एक किसी भी जाति का उदाहरण ले लीजिए, मैं कोई किसी व्यक्तिगत जाति की बात नहीं कर रहा हूं। एक 2 लाख रुपए साल कमाने वाला राजपूत जब 8 लाख रुपए साल कमाने वाले राजपूत के बच्चे को नौकरी पाता देखेगा या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते देखेगा, निजी संस्थान में वरीयता पर आरक्षण का लाभ लेके एडमिशन लेते देखेगा, तरक्की करते देखेगा, ऐसे में यह क्या सवर्ण समाज के विघटन की कार्रवाई नहीं है? एक तरफ देश में OBC समूह इकट्ठा हो रहा है, SC ST इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो सवर्ण समाज है उसके विघटन की प्रक्रिया इससे शुरू होने का पूरा अंदेशा है। उमंग जी प्रवीण जी, बिल्कुल ये एक सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से इस आरक्षण की व्यवस्था को तो खत्म कर देना चाहिए था, आर्थिक आधार पर इसको देना चाहिए था, वहीं किसी भी पार्टी ने अभी तक अपना विरोध इसमें दर्ज नहीं करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टियां चाहती हैं कि हम भी इस आरक्षण की जो नाव है इसमें हम बैठ जाए और साथ में हम निकल लें। लेकिन अगर किसी को तो इसमें हिम्मत दिखानी चाहिए थी और इसको बोलना चाहिए था कि आप इस तरीके से आरक्षण ना दें। सभी पार्टियों को इसमें अपना अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है। अगर सभी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी तो इस देश का क्या होगा? और मीडिया में हम होते हुए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि देश तक हम एक सही जानकारी पहुंचाए। अगर पार्टियां इस कदम को नहीं उठा रही हैं तो हम लोगों का भी ये एक दायित्व है कि हमें अपने देश के जो नागरिक हैं उनको जागरूक करना चाहिए था। आपका क्या कहना है इस बारे में? उमंग, यही वजह है कि आज हमने बड़ी खबर में, जबकि लोकसभा में सवर्ण आरक्षण पर चर्चा चल रही है, हमने इस मुद्दे को आज शाम उठाया दर्शकों के सामने, उसका हर पक्ष रख रहे हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक इतिहास में जाएंगे तो लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। मैं याद दिला दूं,
जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, तब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया था 27% आरक्षण देने पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो इस आरक्षण मतलब ये तो लेके आए बिल, तो इसलिए जाहिर बात है इनकी पोजीशन क्लियर है। उस वक्त कांग्रेस ने 27% आरक्षण का विरोध किया था खुलेआम, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। मुझे समझ में नहीं आता, जब भारतीय जनता अपना वर्डिक्ट दे रही है कि वो आरक्षण के खिलाफ है और जो व्यवस्था है बस वहां तक सीमित हो जाइए, अब इसको और मत छेड़िए, लेकिन उसके बावजूद कुछ राजनेता अपने जो राजनीतिक स्वार्थ हैं उसको सामने रखकर, उसको दृष्टिगत रखकर और इन नीतियों को और प्रसार कर रहे हैं, इनका और आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म से हों, उन लोगों के भविष्य के साथ ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि सवर्ण आरक्षण में न केवल जो सवर्ण जातियां वो हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य धर्म भी हैं, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उन सबको लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा पेच, मैं फिर से कहूंगा, पेच है 8 लाख रुपए सालाना आय की सीमा का। अगर 8 लाख वाला कमाने वाला व्यक्ति यहां उसे गरीब माना जा रहा है, तो निश्चित तौर पे देश के जो जमीनी हकीकत है देश की, उससे शायद हमारी केंद्र सरकार वाकिफ नहीं है। उमंग जी बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार ने इसमें जो नियमावली जो बनाई है, जो मुख्य बिंदु है कि 8 लाख तक कमाने वाला व्यक्ति हो, उसके पास सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जमीन या दुकान नहीं है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया में शामिल होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे पहले तो सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे करेगी, क्योंकि मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू सभी लोगों में, सभी हर जाति में इस तरीके के लोग मौजूद हैं और ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है इन जातियों में, सवर्ण जातियों के अंदर। तो सबसे, अगर चलिए ये बिल लागू भी हो जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सरकार इन लोगों को चिन्हित कैसे करेगी। देखिए, इस सब की जो मूल जड़ है उसकी मांग समय समय पर होती है, लेकिन कोई सरकार इतना हौसला नहीं दिखा पाती कि वो ये करे। असल में जातिगत जनगणना जो है और उसमें आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण ये साबित करेगा कि अब तक जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे कितने लोग लाभान्वित हुए और कितने लोग अभी भी वंचित हैं। इसलिए अगर आरक्षण व्यवस्था इस देश में रहनी भी है और उससे लाभ दिखता है, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से इस पर गौर करना चाहिए कि इतने बरस के आरक्षण ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, कितने लोगों को सामाजिक समानता दी, कितने लोगों को पढ़ाई लिखाई और रोजगार की ओर उन्मुख किया। अगर आप इस सच को एक बार भी जाकर नहीं टटोलेंगे, तो फिर इसी तरह धीरे धीरे ये आरक्षण बढ़ेगा। सवाल यह था कि संविधान निर्माताओं ने कहा था कि सामाजिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से जिन लोगों का शोषण हुआ है, उन लोगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह शुरू में 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन उसके बाद बिना किसी लंबे चौड़े विचार के से लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा है। अब वक्त है, जबकि इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, तो क्यों ना एक बार आरक्षण से अब तक हुए लाभ और हानि को देख लिया जाए और उसके बाद इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। उमंग जी, प्रवीण जी, आज की हमारी बड़ी बहस में हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की हमारे दर्शकों को यह बताने की आखिर सवर्ण आरक्षण बिल के पीछे असली मकसद क्या है, भाजपा सरकार का और जो अन्य जो पार्टियां हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं उनका भी। तो आशा है हमारे दर्शक इस बात से समझ पाए होंगे कि आखिर इस चीज का मकसद क्या है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को व अन्य सरकारों को नोटा का भी डर जरूर सता रहा होगा। इसी वजह से कोई भी पार्टी किसी भी जाति को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए खुल के इसके समर्थन में आई है। आज की हमारी बड़ी बहस में इतना ही। जाते जाते प्रवीण जी, मैं आपसे एक मैं कमेंट इसमें चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जाते जाते इस बिल से संबंधित और कुछ एक फाइनल कंक्लूजन आप क्या देना चाहेंगे? देखिए उमंग, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो मेरिट है उसका कोई विकल्प नहीं होता, लायक काबिलियत जो है उसका कोई विकल्प नहीं होता। आप एक नालायक व्यक्ति को पद दे सकते हैं, आप उसकी इज्जत बढ़वा सकते हैं, लेकिन जब वक्त आता है और परफॉर्मेंस होती है,
उस वक्त जाति धर्म सब एक कोने में पड़े होते हैं। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ काबिलियत होती है जो कि उस कठिन समय से किसी भी घर को, किसी भी समाज को, किसी भी देश को उस संकट से उबारती है। हमें जरूरत है ऐसे ही काबिल नागरिकों की, ऐसे ही काबिल नेताओं की, ना कि बैसाखियों पर खड़े उन व्यक्तियों की जो कि आती लहरों से घबराकर ठिठक जाएं, एक तरफ हो जाएं और संकट के सामने शीश नवा दें। मैं उम्मीद करता हूं कि बिना बैसाखियों के चलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी और वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर इस देश को वैसा देश बनाएंगे जिसका वो सपना देखते हैं कि ये नेता लोग बनाएं। तो निश्चित तौर पर ये एक ट्रेंड है जो चल रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में आने वाली जनरेशन शायद इस ट्रेंड को तोड़ देगी। जी प्रवीण जी, बिल्कुल इस बहस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आशा करते हैं कि हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी के द्वारा दी गई जो महत्वपूर्ण जानकारी है और जिस प्रकार से इस बहस को हमने अंजाम दिया है, जो आपके सामने तथ्य रखे हैं उनको आप समझ पाएंगे और बिना बैसाखियों के सहारे चलकर इस देश को आगे ले पाएंगे। हमारी आज की बड़ी बहस में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।